हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं नरेंद्र थानवी आपका थानवी लॉ पॉइंट पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अब थानवी लॉ पॉइंट जो है ना, ऐप भी अवेलेबल है और थानवी लॉ पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर भी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, अब हम दोनों ही स्थान पर बराबर रेगुलर मिलते रहेंगे आपसे, और आप और हम मिलकर के अपने भविष्य को संवारने की बातें करेंगे। दोस्तों, आज मैं एक नया चैप्टर भारतीय न्याय संहिता का शुरू करने जा रहा हूं। ये चैप्टर ये चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 5 है, ऑफ ऑफेंसेज अगेंस्ट वुमन एंड चाइल्ड। तो दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में आपको ये बात स्पष्ट कर दी थी, और वो ये स्पष्ट की थी कि ऐसा चैप्टर पहले कोई चैप्टर था नहीं। ये धारा 63 से 99 का एक नया चैप्टर बनाया है विधानमंडल ने, जो भारतीय दंड संहिता को निरसित करके उसकी जगह पर जो भारतीय न्याय संहिता आई है, उसमें ये एक इंडिपेंडेंट चैप्टर हो गया, जिसमें अपराध महिलाओं के विरुद्ध और बालकों के विरुद्ध है। हम इसमें जो पढ़ेंगे, पहला ही पहला अपराध वो बलात्कार है। दोस्तों, आपको खुद को पता है कि पूरे विश्व में आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं वो दो ही जो लोग हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं और बालक असुरक्षित हैं। बालकों को तो कोई गलत लाइन में धकेल देता है, और महिलाओं के खिलाफ कोई भयानक ढंग से इस तरह घिनौने और घृणास्पद अपराध कारित करते। तो आज हम जो पढ़ेंगे, तो मैं आपको वंस अगेन आई वांट टू मेक इट क्लियर टू यू पीपल दैट विधानमंडल ने इन अपराधों को प्रेसिडेंस देते हुए, प्राथमिकता देते हुए इस चैप्टर को पहले रखा है। अदरवाइज ये महिलाओं के विरुद्ध अपराध में, स्पेशली इन रिगार्ड टू बलात्कार, मैं कहूंगा कि ये भारतीय दंड संहिता में चैप्टर नंबर 16 में ऑफेंसेज अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, उसमें धारा 375 पे था ये अपराध। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब मैं इसको पढ़ने पढ़ाने से पहले एक बात और बता दूं आपको कि देखो, ये हिंदुस्तान है, बहुत ही पवित्र देश है ये, जहां पर हर एक चीज पवित्रता के साथ चलती है। जैसे हम छोटेपन से ये सुनते आ रहे हैं कि यत्र पूजन्ते नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता वाली बात है। ये हिंदुस्तान है जहां पे नारी की पूजा होती है, नारी को इतना पवित्र माना जाता है, और उसके विरुद्ध इतना कोई घिनौना और घृणास्पद अपराध करे तो पूरा संसार क्या, पूरा समाज जो है ना, वो उद्वेलित हो जाता है। तो उत्तरोत्तर धीरे 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 इस अपराध को और जो है ना, कड़क बनाते बनाते, दंड के प्रावधान और कड़क करते करते महिलाओं को पूरी सुरक्षा देने की कोशिश की गई है। तो हम इसमें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ और बातें बता दूं। देखो, हम अगर हमारे पढ़ने पढ़ाने के दृष्टिकोण से देखें तो, और अगर कोई जो नए एडवोकेट्स हैं, बाय द वे उनको सेशन के मामले मिलते हों, ये अपराध सेशन ट्राइबल है, और जो वकील इस अपराध की अच्छे से जानकारी रखेंगे, वही लोग अपने क्लाइंट को डिफेंड कर पाएंगे ढंग से। और दूसरे में सबसे अहम बात यह है कि ये अपराध जो है ना, ये अपराध होता तो महिला के शरीर के खिलाफ है। लिटरली ये अपराध महिला की गरिमा के खिलाफ अपराध है, उसकी पवित्रता के खिलाफ है, उसकी निजता के खिलाफ है, उसके आत्मसम्मान के खिलाफ है। अगेंस्ट सैंक्टिटी, अगेंस्ट चैस्टिटी, अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ द वुमन, है ना। ये महिला को जो है ना, जिंदा लाश बना के छोड़ देता है। ये इतना घिनौना अपराध है। और एक बात और बता दूं, आपने खुद ने पढ़ा है, दंड विधि के जितने भी कानून हैं उसमें, स्पेशली जब ये 2013 का जो संशोधन अधिनियम भारतीय दंड संहिता के संबंध में आया था, उस समय इस प्रकार की व्यवस्था की गई है
कि बलात्कार के अपराध के संबंध में अगर एफआईआर दर्ज करवानी हो तो महिला पुलिस अधिकारी दर्ज करेगी, उसका बयान महिला पुलिस अधिकारी रिकॉर्ड करेगी, और उसका 164 सीआरपीसी में बयान होता था तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट महिला होगी जो रिकॉर्ड करेगी। और अगर इफ इट इज पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल टू ट्राई द ऑफेंस बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर मस्ट बी, द सेशन जज मस्ट बी ए वुमन। इतनी व्यवस्था की है। इसलिए मैं मेरी क्लास में पढ़ने वाली तमाम लड़कियों और महिलाओं को ये संबोधित करते हुए प्रेम से कह देता हूं कि हम जो है ना इस अपराध के बारे में शिष्टता का ध्यान रखते हुए, डिसेंसी को बनाए रखते हुए हम इसको बहुत अच्छी तरह से खुल के पढ़ेंगे, और इसमें किसी को संकोच करवाने की जरूरत नहीं है। महिलाएं खुद अगर अपने खिलाफ होने वाले अपराधों के बारे में ही नहीं जानेंगी तो फिर अगर आप जुडिशियल ऑफिसर बनती हैं और अगर आपका प्रमोशन होता है, आप सीधे एडीजे बन जाती हैं, और उसके बाद आप एडीजे बनते ही आपके जो है ना सेशन ट्रायल में ये बलात्कार के अपराधों का विचारण आपके न्यायालय में होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमको एक एक चीज को बहुत ही क्लैरिटी के साथ और बहुत अच्छे से पढ़ना है और समझना है। और हम यहाँ पढ़ने पढ़ाते के समय ना तो कोई पुरुष है, ना ही कोई स्त्री है, ना ही कोई लड़का है, ना ही कोई लड़की है, हम तो कानून के विद्यार्थी हैं। बस इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ना है और समझना है, ठीक है ना। तो ये महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है इसके बारे में देखो, मैं आपको पहले एक हिंट देता हूं। वो हिंट ये है कि ये अपराध जो है ना मूल रूप से जब धारा 375 भारतीय दंड संहिता में थी तब इसमें केवल और केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स रखा गया था, और सेक्सुअल इंटरकोर्स के गठन के लिए मियर पेनिट्रेशन ऑफ द पेनिस इनटू द वेजाइना ऑफ द वुमन रखा गया था, ठीक है। और वो उस समय भी जो है ना टेक्निकल डेफिनेशन हुआ करती थी। आज की तारीख में जो परिभाषा जो विस्तारित है, जिसको एनलार्ज कर दिया गया है, द डेफिनेशन विच हैज बीन वाइडेंड बाय द लेजिस्लेचर, वो इतनी विस्तृत हो गई है कि अब जो है ना केवल और केवल इट इज नॉट कन्फाइंड अप टू सेक्सुअल इंटरकोर्स। Therefore, we are to keep each and everything in our mind with a view to understand the concept of the offense of rape, which is to be committed on the person of the woman. ठीक है, तो इन बातों को सबको ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ना है और समझना है। तो नाउ वी आर कमिंग टू द पॉइंट। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मैंने अभी आपको बात बताई, तो इन इन केसेस के बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। पहले हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं कि हाउ द ऑफेंस ऑफ रेप इज कमिटेड, हाउ दिस ऑफेंस इज मेड आउट, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ टू प्रोसिक्यूट अ पर्टिकुलर पर्सन फॉर कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ रेप, and how he is going to be convicted by the court, how prosecution is going to prove the same. Each and everything is required to be discussed by us in class very properly, ठीक है। तो अब जैसे देखो कि ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नाउ दिस ऑफेंस सो फार एज ऑफेंस और रेप इज कंसर्न, रेप हाउ टू डिफाइन इन कॉमन पार्लेंस। अगर इसको आम भाषा में समझने जाओगे तो रेप इज नथिंग बट रेविशमेंट ऑफ द वुमन, रेविशमेंट ऑफ द वुमन। दो बातें और, दिस इज रेविशमेंट ऑफ द वुमन अगेंस्ट हर विल, विदाउट हर कंसेंट, और with consent, then consent is obtained either by fear or by force or by fraud. Therefore, these sort of consents are not consent. Therefore, we can say that this is the case of non-consent. This is case of non-consent. हम भारतीय दंड संहिता की धारा 90 में पढ़ के निकले हैं, और उसको रेफर करते हुए मैं अभी आपको और बात बता देता हूं कि सहमति क्या चीज होती है। तो सहमति के बारे में अभी इसमें नया क्या प्रावधान किया है, और बलात्कार के अपराध के गठन के लिए क्या क्या चीजों की दरकार होती है, वो हम जो है ना सेक्शन वाइज इसको पढ़ते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, दिस इज कॉल्ड बलात्संग। ओके, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड रेप। नाउ इन दिस डेफिनेशन which has been amended and brought about by the legislature in the year 2013, 2013 के दंड विधि संशोधन अधिनियम, ये मामला दैट रिलेट्स टू निर्भया केस।
आपको पता होना चाहिए कि 16 दिसंबर 2012 की रात में दिल्ली में एक मासूम लड़की जो अपने मित्र के साथ एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस में ट्रैवल कर रही थी, उसके साथ में गैंगरेप किया गया था। बहुत ही ब्रूटल तरीके से गैंगरेप हुआ था, सामूहिक बलात्कार हुआ था, जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया था। और इतना ज्यादा प्रेशर आया था गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू अमेंड द लॉ इमीडिएटली देन एंड देयर। और हाथों हाथ जो है ना कमिटी का गठन किया गया था और इस अपराध को संशोधित किया गया था। और इस संशोधन के द्वारा ये धारा 375 में मुख्य रूप से जो आज की तारीख में भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 है, इसमें 4 खंड जोड़ दिए हैं दोस्तों। कितने? 4 क्लॉजेज, क्लॉज ए बी सी डी, इन चारों में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूं कि इन चारों ही खंडों में जो बातें शुमार हैं, जो समाविष्ट हैं, वो 2 ही बातें हैं। वो 2 बातें क्या क्या है? एक तो सेक्सुअल इंटरकोर्स है और उसके साथ में सेक्सुअल एक्ट है। जब 1983 में भारतीय दंड संहिता में संशोधन हुआ था और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी संशोधन हुआ था, उस समय क्या किया था पता है? कि जो रेप नाम से जो अपराध था उसका हेडिंग बदल के सेक्सुअल ऑफेंसेज कर दिया था, यौन अपराध कर दिए थे, जो केवल अकेला बलात्संग के मामले में था। तो इसमें जो 4 खंड हैं, अब इन चारों खंडों को मैं फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको इसको याद करने का तरीका सिखाता हूं। लोगों को मैंने पुलिस में बहुत पढ़ाया है, ये संशोधित कानून को भी बहुत पढ़ाया है। लोग इसको पढ़ने में पढ़ाने में दोनों में ही बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं। लड़कियां पढ़ते समय जो है ना सिर नीचे कर लेती हैं। लड़की जो टीचिंग टीचर पढ़ाने वाली होती है वो खुद ही अनकंफर्टेबल फील करती है। अरे भाई, इतना अनकंफर्टेबल फील करने की दरकार नहीं है, ये तो विधानमंडल ने खुद ने कानून बनाया है और हमको इसको क्लैरिटी के साथ पढ़ना और पढ़ाना है, तभी तो समझ में आएगा। तो इसमें दोस्तों ये जो 4 खंड है ना, इन चारों खंडों में, चारों क्लॉजेज में क्या किया है? पहले में रखा है पेनिट्रेशन, दूसरे में रखा है इंसर्शन, तीसरे में रखा है मैनिपुलेशन और चौथे में रखा है ऑस्कुलेशन। ठीक है? तो ये चारों चीजें अब मैंने चारों कीवर्ड आपके सामने बोल दिए। ठीक है? तो अब क्या है कि एक पहले और मामला चला था जिसके बारे में मैं अभी आज की तारीख में, अगर इस क्लास में संभव हुआ तो आई शैल डिस्कस विद ऑल relevant case laws with a view to make you people understand what exactly it was done by the legislature in regard to the offense of rape. जैसे जैसे टाइम टू टाइम जब जब दरकार रही तो इस कानून को और इसकी सजा को कितना कड़क किया है उसके सब के बारे में हम बात करेंगे। तो ये पहला जो है ना, पहला खंड, इसमें पहले में वी आर टॉकिंग अबाउट द मेल ऑर्गन ऑफ जनरेशन दैट इज कॉल्ड पेनिस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पेनिट्रेशन। A woman has got orifices in her body, तो उसके एब्डोमेन के नीचे, नेवल जॉन के नीचे जो उसके प्राइवेट पार्ट्स में शी हैज गॉट 3 orifices. Like number 1, first one is vagina, second one is urethra, and third one is anus, and fourth one, that is her mouth. So now there is a man. One more thing, इसको इस अपराध को पढ़ने से पहले और समझ लो, this offense is not a gender neutral offense. दिस ऑफेंस बलात्कार महिला कर नहीं सकती, क्योंकि इसकी परिभाषा जो कोई पुरुष से चालू होती है। कोई पुरुष किसी महिला के साथ बलात्संग करता है, ये तब कहा जाता है, शुरू ही से होती है। पूरी भारतीय न्याय संहिता आपको जो कोई से मिलेगी, यहां पर पुरुष के नाम पर है। इट इज वेरी मच क्लियर दैट दिस ऑफेंस कैन नॉट बी कमिटेड बाय ए वुमन। उस समय भी वुमन के बारे में आईपीसी साइलेंट थी, एज ऑन डे टुडे स्टिल। महिला का किसी भी प्रकार का इस तरह का कृत्य भी होने दो, बट बीएनएस इज साइलेंट अबाउट द एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द वुमन। तो हम बात कर रहे हैं पुरुष की। तो एक मैन है जो अपने निजी अंग को, दैट इज कॉल्ड मेल ऑर्गन, उसको महिला के ये जो 3 ऑरिफिसेज हैं, इनमें से किसी में भी किसी भी एक्सटेंट तक, किसी भी सीमा तक, टू एनी एक्सटेंट ही पेनिट्रेट्स, वो प्रवेश करवाता है अपने लिंग को किसी भी सीमा तक। इट इज ए मैटर ऑफ द कार्नल नॉलेज ऑफ द वुमन।
carnal knowledge of the woman. Woman comes to know that something is penetrated into my particular orifice like anus, urethra and vagina. ओके, तो ये पहला हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज कॉल्ड, देखो अब इसको और भाषा में जो शिष्टता के साथ समझना हो तो नंबर वन ये करता है बात किसका, देखो ए मैन इज सेड टू कमिट रेप इफ ही, पहला देखो पेनिट्रेट्स, दिस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन, हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट, किसी भी सीमा तक, इनटू द वजाइना, तो दिस इज कॉल्ड पेनाइल vaginal penetration, penile vaginal penetration. This is going to constitute the act of sexual intercourse and that is called heterosexual intercourse. Heterosexual intercourse means what? विषमलिंगी दो व्यक्तियों के बीच में लैंगिक समागम होना, जिसे हम संभोग कहते हैं, ये वो अपराध है। तो पहला कथन ये है, और दूसरे सारे के सारे नॉन वेजाइनल पेनिट्रेशन होने के कारण से दीज आर कॉल्ड सेक्सुअल एक्ट्स ओनली। तो फर्स्ट वन, देयर इज ए पेनिट्रेशन ऑफ द मेल into the vagina of the woman to any extent, it is going to constitute, that is called sexual intercourse. And the second one, mouth, now this is called oral copulation, ये मुख मैथुन कहते हैं इसको। तो एक पुरुष अपने निजी अंग को महिला के मुंह में प्रविष्ट करवाता है किसी भी सीमा तक, ये यूरेथ्रा, दिस इज कॉल्ड पेनाइल यूरेथ्रल पेनिट्रेशन, पेनाइल यूरेथ्रल पेनिट्रेशन, इसको हिंदी में मूत्रमार्गीय संभोग कहते हैं। टू एनी एक्सटेंट, किसी भी सीमा तक, किसी भी सीमा तक। और उसके बाद में ये लिखता है टू एनस, टू एनस, anus is the part of the body of the human being that is used for what? That is for defecation. And one for reproduction, urethra that is for urination and anus for defecation. Okay, तो ये जो तीन पार्ट हैं, these are called orifices of the woman. इसमें कोई भी पुरुष किसी भी सीमा तक अपने निजी अंग को प्रविष्ट करवाएगा, he is going to commit an offense of rape, वो बलात्कार का अपराध करता है। ये बात अलग है कि केवल इतना कार्य करने से ही वो नहीं हो जाएगा, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इन चार खंडों के नीचे 7 परिस्थितियां हैं, 7 सर्कमस्टांसेस आर देयर, और उनमें से किसी भी एक परिस्थिति में वो इस तरह का कृत्य कारित करता है तो ही इज नॉन एल्स बट ए बलात्कारी। तो पहला हो गया, तो पहला हुआ पेनाइल वेजाइनल पेनिट्रेशन, दूसरा है पेनाइल यूरेथ्रल पेनिट्रेशन, तीसरा है पेनाइल ओरल पेनिट्रेशन, चौथा है पेनाइल एनल पेनिट्रेशन। ओके, अब उसके बाद में दूसरा खंड जो आता है, तो अच्छा दूसरे में ये खुद करता है वहां तक नहीं, ये वुमन को, उस महिला को अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है। तो 3 थिंग्स आर देयर, पुरुष खुद महिला के किसी भी इस निजी अंग में अपने अंग को प्रविष्ट करवाता है तो भी बलात्कारी, वो महिला से स्वयं अपने अंग का प्रवेश करवाता है तो भी बलात्कारी, और नंबर 3 पर जो आता है अपने स्वयं के नहीं किसी अन्य व्यक्ति के साथ में भी करवाता है तो भी वो रेपिस्ट है। ठीक है, नाउ कम टू सेकंड पॉइंट। अब ये हिंदी में हो गया है, मैंने इंग्लिश में पढ़ लिया और बहुत अच्छे, देखो आपको खुद को समझ में आ जाएगा। किसी महिला की योनि, उसके मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपने लिंग का किसी भी सीमा तक प्रवेशन करता है या उससे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है। ठीक है, अब दूसरा खंड, दिस इज कॉल्ड इंसर्शन। लोग इंसर्शन को भी बोलचाल की भाषा में पेनिट्रेशन ही बोलते हैं, और मैं अभी आपको आगे बता देता हूं। इंसर्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को किसी में घुसेड़ना। अब यहां पर एक चीज नहीं है, वो है माउथ, माउथ नहीं है, तो अब 2 चीजें हैं, either there is an object in the hands of the man, there is any object in the hand of the man, or there is a part of the body of the man which is not a penis, which is not a penis। तो हम इसको सरल भाषा में पढ़ें तो जैसे देखो इसमें 3 है ओरिफिसेस, वेजाइना के बारे में बात है, यूरेथ्रा के बारे में बात है, एनस के बारे में बात है, मनुष्य पुरुष के हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है
या पुरुष का पार्ट ऑफ द बॉडी है विच इज नॉट ए पेनिस, जो उसका लिंग नहीं है। तो फिर हम पढ़ते हैं पहला फिंगर वेजाइनल इंसर्शन, दूसरा फिंगर यूरेथ्रल इंसर्शन, तीसरा है फिंगल एनल इंसर्शन। और इसका दूसरा पार्ट देखना है तो ऑब्जेक्ट में, तो सरल भाषा में पढ़ने के लिए ए मैन माइट हैव ए पेन और पेंसिल इन हिज हैंड। नाउ ही इज गोइंग टू इंसर्ट ए पेंसिल और ए पेन एज द केस मे बी इनटू नंबर 1 vagina, anus and urethra. Again he is going to commit an offense of rape. ये भी बलात्कार की श्रेणी में आता है। तो देखो, insert to any extent any object number 1 or a part of the body not being the penis into the number 1 vagina, number 2 urethra, number 3 anus of a woman और makes her to do so with him or any other person। तो वो ऐसा स्वयं वो पुरुष जो है, वो मैन जो है, वो उस महिला के विरुद्ध करता है या महिला से ऐसा अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ करवाता है, तो वो व्यक्ति बलात्कार का अर्थात वो यौन कृत्य करता है। क्या करता है? दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल एक्ट। क्योंकि देखो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअल इंटरकोर्स में कोई तीसरी चीज तो समाविष्ट हो ही नहीं सकती। देयर इज ए विषम लिंगी लैंगिक समागम, पुरुष का स्त्री के साथ, स्त्री का पुरुष के साथ, दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स। अदरवाइज सारे के सारे होते हैं ना, वो कार्नल इंटरकोर्स होते हैं। तो देखो, लैंगिक संभोग और शारीरिक सम्मोग दोनों में फर्क होता है ना। वो हम इन सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में पढ़ेंगे तो इट विल बी वेरी मच क्लियर। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद में आ जाओ दोस्तों, ये तीसरा, नाउ दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। मैनिपुलेट्स, तो मैंने पढ़ा आपको 4 शब्द बताए थे कीवर्ड। पहला बताया था पेनिट्रेशन, दूसरा बताया था इंसर्शन, तीसरा बताया था मैनिपुलेशन और चौथा ये ऑस्कुलेशन, है ना। ये ऑस्कुलेशन मैंने मेरी तरफ से, हालांकि इसमें वर्ड ऑस्कुलेशन नहीं है, इसमें तो एप्लीकेशन ऑफ माउथ है, एप्लीकेशन ऑफ माउथ, लिटरली इट इज कॉल्ड ऑस्कुलेशन, है ना। दिस इज कॉल्ड क्यूनिलिंगस, तो क्यूनिलिंक्शन होता है ये। तो ऑस्कुलेशन, क्यूनिलिंक्शन, तो आप जो है ना, इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, इट इज ओपन टू यू टू go for Google or you might have a dictionary in your hands and you can consult the same. Okay, तो हमने क्या कहा कि we are going to study this provision with full of decency, है ना, पूरी गरिमा को बनाए रखते हुए और तरीके से इसको पढ़ाएंगे विदाउट चेंजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ योर फेस, विदाउट चेंज द मेंटेलिटी। इसको सुन करके इफ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल, नाउ इट इज अप टू यू ओनली। व्हाई? बिकॉज आई बीइंग ए टीचर, it is my duty to explain all that in accordance with the law. Why? Because catena of judgments are there, series of judgments are there in which these things have been interpreted by the Supreme Court and High Courts in regard to commission of the offense. तो ये जो है ना, ये शर्म करने की, संकोच करने की बातें नहीं है। वी आर इन द फील्ड ऑफ लॉ। तो हमारा दिमाग कैसा होना चाहिए? ब्रॉड माइंडेड होने चाहिए, संकुचित विचारधारा के नहीं। ठीक है। तो अब ये मैनिपुलेशन है ना, मैनिपुलेशन को हिंदी में हस्त साधन कहते हैं। हस्त साधन, इस खंड को मैं आपको बहुत सरल तरीके से समझाऊं तो ऐसे समझ में आएगा कि एक पुरुष जो है ना, एक स्त्री के शरीर को इस प्रकार मोड़ता है ताकि उसके मोड़े हुए शरीर में उसकी वेजाइना में, उसके यूरेथ्रा में और या फिर उसके एनस में पेनिट्रेशन कॉज किया जा सके। तो दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का माने हस्त साधन, है ना। तो देखो, मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द वुमन सो एज टू, ताकि कॉज, क्या कॉज? कारित करना, किसको? पेनिट्रेशन। और पेनिट्रेशन की बात आएगी तो हमेशा प्राइवेट ऑर्गन ऑफ द मैन की आएगी, इनटू द वेजाइना, यूरेथ्रा, एनस और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ सच वुमन और मेक्स हर टू डू सो। तो देखो, 3 तो ये चीज हो गई, और चौथी और कोई एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द वुमन। तो मैन इज गोइंग टू मैनिपुलेट द बॉडी ऑफ द वुमन इन सच ए मैनर सो दैट ही मे कॉज पेनिट्रेशन इनटू वेजाइना, यूरेथ्रा, एनस और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। दिस इज क्लॉज नंबर 3। ये तीसरा भाग है। ये कहता है
कि इस तरह का कृत्य करता है तो ये यौन कृत्य है। तो ये 4 खंड है ना, इन चारों खंडों में 2 चीज़ें समाविष्ट है। एक लैंगिक समागम है जिसको हम सेक्सुअल इंटरकोर्स कहते हैं, एंड रेस्ट ऑफ ऑल आर कॉल्ड सेक्सुअल एक्ट्स। सेक्सुअल एक्ट्स यौन कृत्यों में शुमार होते हैं, ठीक है? और उसके बाद में देखो, मैं हिंदी में आपको पढ़ के बता दूं, इफ कोई तरह का संशय हो तो, किसी महिला के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्त साधन करता है जिससे कि उस महिला की योनि, मूत्र मार्ग, गुदा या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन कारित किया जा सके, या उससे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसे करवाता है। तो देखो, यहाँ पे करने को और करवाने को दोनों को ही दंडनीय बना दिया। इफ मैन इज गोइंग टू डू द सेम or he causes the woman to do with him or with any other person, in such a situation this act is complete on the part of the man. Okay, now we are coming to the fourth clause, that is D. So A, B, C, D, fourth clauses have been added in the definition of the offense of rape. और परिस्थिति भी उसमें बढ़ा दी गई है। पहले वाले एक्सप्लेनेशन चेंज कर दिए गए हैं, पहले वाले अपवाद हटा दिए गए हैं, और नए एक्सप्लेनेशन 2 जोड़ दिए गए हैं, नए 2 अपवाद जोड़ दिए गए हैं। आमूल चूल परिवर्तन करके इस कानून को बहुत ही कड़क बनाने की पूरी कोशिश की गई है। ओके, तो अब नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट, दिस इज क्लॉज नंबर 4। क्या कहता है? अप्लाइज हिज माउथ। अब एक कोई पुरुष जो है, वो 3 जो ऑरिफिसेस इन द बॉडी ऑफ द वुमन है, उनमें से किसी में भी एक में अपना मुंह लगाता है ना? तो मुंह लगाने को इट इज पनिशेबल ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ ऑफेंस ऑफ रेप, ठीक है? तो क्या लिखता है कि मैन अप्लाइज हिज माउथ टू द वेजाइना और टू द एनस और टू यूरेथ्रा ऑफ द वुमन, और या फिर स्वयं ऐसा करता है, और नहीं तो अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ महिला से ऐसा करवाता है। तो दिस इज कंप्लीशन ऑफ ऑल दीज 4 क्लॉजेज। और ये चौथा क्लॉज है ना, ये चौथा क्लॉज जो एप्लीकेशन ऑफ माउथ, हकीकत में देखो, इट बीइंग ए हाइपर टेक्निकल ऑफेंस, है ना? इसमें तो देखो, इसके कभी भी खुल्लम खुल्ली इसकी कोई साक्ष्य नहीं होती, क्योंकि ये कोई खुले मैदान में किसी लोगों के सामने ये अपराध कारित नहीं किए जाते। तो इसमें तो वो बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो, महिला का एक अकेली का बयान पर्याप्त। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ corroboration इन मटेरियल particulars, दैट इज कॉल्ड पुष्टि। पुष्टि की जरूरत नहीं है, because court is going to place the reliance upon the testimonial statement, that is sole testimonial statement on the part of the woman. She is none else but victim of the offense of rape, and that man is going to be convicted. Why? Because this offense is hyper technical one. हमारे जोधपुर में एक बाबा बंद है, नाम उसका लेने की जरूरत नहीं है, दुनिया पूरी जानती है। जब उसको पकड़ने की कवायद चलती थी, और जब वो इंदौर में वगैरह में कहीं था, तो उसके मुंह के आगे जाके माइक लगाते थे, तो वो एक ही कहता था, मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। उस बाबा को, जिसको लोग बापू कहते हैं, उसको ये पता नहीं था कि ये तुम्हारा अपराध जो है ना, उस माइनर लड़की के साथ में निर्भया कांड के बाद की परिस्थिति थी, और ये कानून इतना कड़क हो गया था कि ये जो है ना, चौथा पार्ट, application of mouth by the Baba to the vagina or anus or urethra of that girl, उसने इस बाबा को आजीवन कारावास, रिमाइंडर ऑफ द नेचुरल लाइफ तक में अंदर करवा दिया है। अब आप सोच लो कि कितना कड़क कानून है। Merely because there was application of mouth on the part of the man to the private parts of the woman, that constitutes the offense of rape if anything is done by him under these following 7 circumstances. आया समझ में? ये इस तरह की बात है। तो अब आप देखो, applies his mouth to the vagina, anus, urethra of a woman, or makes her to do so with him or any other person. तो हिंदी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप, यू पीपल आर इंटेलिजेंट अनफ एंड सेंसिबल अनफ
to go through the same and to understand the same. Otherwise, I am explaining all that very properly in English. तो एक इतनी मैं सरल भाषा में बोल रहा हूं कि आम आदमी भी उसको समझ जावे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, किसके बारे में बात कर रहा हूं. और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि हमको, जैसे कोई महिला है ना डॉक्टर के पास जाती है, तो बाय द वे अगर उसको कोई ऐसी जगह पर प्रॉब्लम है, तो शी feels very uncomfortable to narrate and state all that before the doctor in vernacular, in her regional or language, or that is in Hindi also. But what about English? There is no fear at all. ये विदेशी भाषा है. अब देखो मैंने आपके सामने सटासट ये सारी चीजें पढ़ दी ना, और पढ़ के आपको समझा भी दिया कि what exactly it is done by the man on the person of the woman, which may constitute the offense of rape if the same is conducted and committed by him on the person of the woman under the following 7 circumstances which have been contemplated hereunder. इसके नीचे हैं वो. ठीक, तो अब आ गया. तो सुनो, ये चारों खंडों की कोई भी बात, ही चारों के चारों जरूरी नहीं है दोस्तों. एनी ऑफ द वन क्लॉज इज सेटिस्फाइड ऑन द पार्ट ऑफ द मैन अगेंस्ट द वुमन इन सच ए सिचुएशन. तो देखो, तो उसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसने बलात्संग किया है, बलात्संग किया है, जहां ऐसा निम्नलिखित 7 भांति की परिस्थितियों में से किसी एक परिस्थिति में किया जाता है, किसी एक परिस्थिति में किया जाता है. तो हाउ मेनी सर्कमस्टांसेस आर देयर? 7 इन नंबर. 7 प्रकार की परिस्थितियां हैं. उनमें से किसी भी एक परिस्थिति में इन चारों ABCD में वर्णित जो यौन संबंध और यौन कृत्य की जो बातें हैं, उनमें से किसी भी एक कार्य को अंजाम दिया और सातों में से कोई एक परिस्थिति रही, तो ही इज नन एल्स बट ए रेपिस्ट. ही कमिट्स एन ऑफेंस ऑफ रेप एंड ही इज गोइंग टू बी प्रोसिक्यूटेड फॉर कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ रेप बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन और बिफोर द एडिशनल सेशन जज एज द केस में बी. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. ओके, तो ये बात है. ठीक, अब हम 7 परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे. तो 7 परिस्थितियों के बारे में बात करें तो सबसे पहला, कितनी बातें हैं इनमें भी हमें देखो, मैं इनको शॉर्ट में आपको समझा दूंगा. ये क्यों मैं शॉर्ट में समझाता हूं? सो दैट यू मे मेमोराइज द डेफिनेशन ऑफ दिस ऑफेंस. इफ देयर इज एग्जाम क्वेश्चन इन योर मेन एग्जामिनेशन, डिफाइन ऑफेंस ऑफ रेप, you are bound to mention each and everything which can be said to be a constituent, which can be said to be a circumstance, है ना. तो 2 इंग्रेडिएंट हैं, 2 से तीसरा नहीं है. एक तो लैंगिक संभोग और यौन कृत्य, इन दोनों में से कोई एक, और दूसरे 7 में से कोई एक परिस्थिति, बस वो बलात्कारी है. 7 परिस्थितियां हमें याद करनी है, पर परिस्थिति कोई भी एक होने दो और ABCD में से कोई भी एक खंड का कार्य होने दो, ये बलात्कार के अपराध का गठन हो गया. दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑफेंस ऑफ रेप, and it is enough for the purpose of prosecution of the alleged offender. The offense of rape is alleged to have been committed by that offender and he is going to be prosecuted before the court of session. ठीक है, तो इसमें देखो हम इनको 3 भागों में बांटते हैं. पहला, नंबर 1, अगेंस्ट हर विल. दूसरा, विदाउट हर कंसेंट. तीसरा, जिसमें सारी कंसेंट्स हैं. तो पहला तो आ गया उसकी इच्छा के विरुद्ध, दूसरा आ गया उसकी सहमति के बिना, फिर तीसरा आया उसकी सहमति से, और ये सारी सहमतियां दागदार हैं. इट इज ए मैटर ऑफ नॉन कंसेंट. इट इज मैटर ऑफ, apparently it appears to us that consent has been given or consent has been obtained by the man, but how it is obtained? By the rapist, by putting her in fear of causing death or hurt to see herself or to a person in whom she is interested, जिसमें वो हितबद्ध है ना. तो ये सारी परिस्थिति, तो इसको देखो 7 परिस्थितियों को 3 भागों में बांट के चलो और आपको समझ में आ जाएगा. वो परिस्थिति ये है कि उस महिला की इच्छा के विरुद्ध वो ऊपर वर्णित चारों में से कोई खंडों में से एक कार्य करता है, उस या फिर उसकी सहमति के बिना करता है चारों में से खंडों में से कोई एक कार्य, और या फिर उसकी सहमति से करता है, बट दिस सॉर्ट ऑफ
consent has been obtained by the man by application of force, fear and fraud. Force, fear and 3 F ध्यान में रखने हैं। कितने? 3 Fs are required to be kept in mind by you people, ताकि पीछे की पांचों ही परिस्थितियां समझ में आ जाए, है ना। तो ये इस तरह की बातें हैं हमको समझने के लिए। तो सबसे पहला, अब मैं आपको एक बात बता दूं, जहां कहीं भी कोई भी चीज जो है ना किसी भी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध की जाती है, तो इम्प्लाइडली वी आर टू अंडरस्टैंड देयर इज एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मैन इज गोइंग टू ओवर पावर द वुमन, वो उसको अपने कब्जे में कर लेता है। और महिला तो बायोलॉजिकली आप देखोगे ना, तो मेल और फीमेल की बॉडीली जो स्टाउट और ताकत में रात और दिन का फर्क होता है। तो ए मैन कैन ओवर पावर द वुमन and he is going to perform a real sex on the person of the woman against her will. This is called against her will. जोर जबरदस्ती जिसको कहते हैं ना, जबरदस्ती कर रहा है वो, उसने फला फला महिला के साथ में जबरदस्ती की है। ये जबरदस्ती का मतलब बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता है, ठीक है। और दूसरा है बिना सहमति के, अच्छा, ये जो अगेंस्ट हर विल का मतलब ये है कि इफ ए थिंग इज प्रपोज टू ए वुमन, शी स्ट्रेटवे सेज नो, now man is going to apply his force and she is resisting, vehemently resisting, he is protesting. Despite that, he is doing all that. This is called commission of the offense on the person of the woman by application of force against her will, against her, उसकी इच्छा के विरुद्ध हुआ ये। दूसरा, सहमति के बिना, सहमति के बिना जब महिला के सामने कोई बात आती है, तो नाउ शी इज टू डिसाइड वेदर टू से यस और टू से नो। आपने पिंक फिल्म देखी होगी, वो अमिताभ बच्चन के आर्ग्यूमेंट्स भी देखे होंगे कोर्ट के सामने। वंस ए वुमन सेज नो मीन्स नो, नो कैन नॉट बी इंटरप्रिटेड नो, ऑलवेज नो, ऑल द टाइम्स नो, ऑलवेज नो, बस नो मीन्स नो। तो व्हेन वुमन सेज नो एंड डिस्पाइट दैट, वो अगर कुछ करता है, करवाता है, और अब इसमें और क्लियर कर दिया है कि वुमन इज नॉट गोइंग टू रेजिस्ट फिजिकली, वो आपका शारीरिक रूप से विरोध नहीं करती। इसका मतलब नो प्रिजम्पशन कैन बी ड्रॉन दैट सी इज द कंसेंटिंग पार्टी। और कंसेंट, हाउ इट इज इंपॉर्टेंट, वाई? बिकॉज विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 90 ऑफ द इंडियन पिनल कोड हम पढ़ते थे कि अगर आपने सहमति किसी से ली, तो आपने उसको क्षतिकारित करने के भय में डाल के ले ली। आपने उससे अगर सहमति ली, तो आपने जो है ना उसको तथ्य के भ्रम में ले ली उससे। तीसरे में आपने सहमति ऐसे व्यक्ति से ले ली जो पागल है, आपने सहमति उससे ले ली जो नशे में है, और आपने सहमति उस व्यक्ति से ले ली जो 12 वर्ष से कम है। परंतु नाउ सो फार एज द ऑफेंस ऑफ रेप इज कंसर्न, द कंसेंट इज नॉट गोइंग टू बी गवर्न बाय दैट सेक्शन। कंसेंट के बारे में अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट, 3 words have been used by the legislature। इसे क्या कहते हैं मालूम है? राजी खुशी से सोच समझकर खुल्लम खुल्ला कैसे स्वेच्छया समझौता किया गया है ना। तो स्पष्ट, अनइक्विवोकल का मतलब क्या होता है? स्पष्ट। वॉलंटरी का मतलब स्वेच्छया, एग्रीमेंट का मतलब समझौता। नाउ शी इज रेडी, शी इज सबमिटिंग हरसेल्फ, शी इज कोऑपरेटिंग और शी इज पार्टिसिपेटिंग, देन कंसेंट इज देयर, अदरवाइज इट इज विदाउट हर कंसेंट। और ये कंसेंट का ही मामला है जो मैं अभी आपके सामने आई एम गोइंग टू डिस्कस ए केस लॉ विथ यू, है ना। तो ये बातें हैं। तो जैसे देखो, ये आ गया उस महिला की इच्छा के विरुद्ध। पहला, ये इच्छा के विरुद्ध आते ही समझ लेना कि अगला आदमी बल का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, एक अकेला होता है। हालांकि देखो, दिस मैटर कैन बी सेड टू बी अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट। व्हाई? बिकॉज मैनी टाइम्स डॉक्टर एंड बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स ओपाइन, क्या कहते हैं, डॉक्टरों का बोर्ड ये कहता है कि अगर एक अकेली महिला है, शादीशुदा है, एंड शी इज एक्सपीरियंस्ड वन, तो एक अकेले पुरुष के बस में नहीं है कि वो उसको ओवर पावर करके उसके साथ में बलात्कार कर ले, सो फार एज सेक्सुअल इंटरकोर्स इज कंसर्न। ये कहते हैं डॉक्टर कि इट इज नॉट पॉसिबल। बट इसमें भी जो है ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज देयर मेनी टाइम्स, एंड कैटन ऑफ जजमेंट्स आर देयर। उसमें कभी किस निर्णय को ओवर रूल कर दिया जाता है, कभी किसी को नलीफाई कर दिया जाता है, जिसको हम सारी चीजों को बार बार देख के पढ़ेंगे। तो अब पहला तो हो गया उस महिला की इच्छा के विरुद्ध, दूसरा हो गया उस महिला की सम्मति के बिना, सम्मति के बिना। अब देखो, तीसरा जो खंड है ना, तीसरा जो खंड है वो ये कहता है
कि पुरुष ने स्त्री की सहमति तो ली है, पर सहमति ली कैसे है? उस महिला को स्वयं को, और नहीं तो वो जिसमें हितबद्ध है, जिस व्यक्ति में, या कोई महिला पुरुष कोई भी हो जिसमें वो हितबद्ध है, टू इन whom शी इज इंटरेस्टेड, उस व्यक्ति को मृत्यु या अपहति कारित करने के भय में डालकर, बाय पुटिंग हर इन फियर ऑफ कॉजिंग डेथ, by putting her in fear of causing hurt. This has been obtained by the man. Now she left with no option but to surrender. This surrender cannot be said to be a surrender. This surrender cannot be said to be a proper submission on the part of the woman. ये submission नहीं है, ये समर्पण नहीं है, बिल्कुल ही। क्यों? क्योंकि सहमति दागदार है। सहमति कैसे प्राप्त की है? मृत्यु कारित करने के भय में डालकर। अगर कोई भी आदमी एक महिला को जो है ना, उसको पकड़ के कहता है कि तेरा स्कूल जाता है बच्चा, उसको मैं उठवा लूंगा, उसका अपहरण कर दूंगा, मार दूंगा उसको जान से, और वो डर के घबरा के और अपने को खुद को उसको समर्पित कर देती है, और वो व्यक्ति उसके साथ सेक्स करता है, दिस इज रेप, ये बलात्कार है। ठीक है, तो क्या लिखता है मालूम है? उस महिला की सम्मति से, जबकि उसकी सम्मति उसे ऐसे किसी व्यक्ति को जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या अपहति के भय में डालकर अभी प्राप्त की गई है। देखो, इससे कम, इससे इतर अगर मृत्यु के भय में नहीं डाला और उपहति कारित करने के भय में नहीं डाला और किसी प्रकार की क्षति के भय में डाला है, क्योंकि ये तो यहां पर कन्फाइन कर दिया, टू वर्ड्स हैव बीन यूज्ड बाय द लेजिस्लेचर, putting her in fear of causing death and putting her in fear of causing hurt. Other than this, if anything is there on the part of the man, फिर ये सहमति जो है ना, वो सहमति मान ली जाएगी, क्योंकि ये तो यहाँ तो सीमित सीमा बांध दी है। ठीक है ना दोस्तों? तो अब देखो, अब अगला जो खंड है वो कहता है कि उस महिला की सम्मति से, जबकि वह पुरुष यह जानता है कि वह उस महिला का पति नहीं है, और उस महिला ने सम्मति इस कारण दी है कि वह ये विश्वास करती है कि वह ऐसा अन्य पुरुष है जिससे वह विधि पूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है। यह आपको पढ़ करके अपनी खुद की पुस्तक में इसको 2 बार 4 बार पढ़ना आपको अटपटा लगेगा कि हाउ दिस टाइप ऑफ सर्कमस्टांस मे अराइज, how a woman is in the state of a thing like this, कि man knows that she is not wife, she is not my wife। पुरुष को तो ये पता है कि ये मेरी पत्नी नहीं है, परंतु महिला जो है ना, अपने साथ उसको सेक्स करने की सम्मति इस विश्वास के अधीन दे देती है कि ये वो व्यक्ति है जिससे मेरी जो है ना विधिपूर्ण विवाह हुआ है, और अदरवाइज शी बिलीव्स दैट ही इज नन एल्स बट माय हस्बैंड। ऐसा कभी हो सकता है? ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब और अटपटा बचकाना नहीं लगता? लगता है लोगों को, पर मैं आपको, देखो, अगर पुराने जमाने की बात करूं, तो जो कि आज की तारीख में अब प्रचलन में नहीं है। पुराने जमाने में क्या होता था पता है? पुराने जमाने में तो ये होता था कि घूंघट प्रथा थी, इतना घूंघट, और उसके बाद में झोंपड़ों में लोग रहते थे, और प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। वो छोटा सा लैंप होता था, तेल का दिया, उसमें अगर एक महिला घूंघट में ना, जो अपने झोपड़े में बैठी है, और वो खेत में खलिहान में कहीं ढाणी में रहती है, और अगर कोई पुरुष उसके जो है ना, उसके पति की जगह कोई और जो है ना पड़ोसी भी आकर के बैठ गया, तो कई बार पहले तो जमाने में ये होता था कि महिलाएं अपने पतियों को पहचानती नहीं थी, क्योंकि वो तो रात को ही उनके पास आता था, दिन में तो महिलाओं के पुरुष के आपस में टकराने का ही काम नहीं था। तो ये एक वो परिस्थिति हो सकती थी कि वो इस इंप्रेशन में उसको अपने आप को सौंप देती थी कि ये मेरा पति है जो मेरे पास आया, और कोई नहीं है, और उसको, बलात्कारी को पता होता था कि मैं इसका पति नहीं हूं। ये तो हुई जो अब की, अब चलन में नहीं है। अब मैं आपको जो है ना विधिक स्थिति से समझा देता हूं। विधिक स्थिति से समझाऊं तो सुनो, हम जब हिंदू लॉ पढ़ते हैं, हम जब आईपीसी पढ़ते थे, तो एक ऑफेंस है, ऑफेंस ऑफ बाइगेमी, जिसे द्विविवाह का अपराध कहते हैं। अब एक पुरुष, लड़का कह दो, पुरुष कह दो, जो भी है, वो पहले से ही शादीशुदा है, तो वो गांव में रहता था, शादीशुदा है, उसकी गांव में पत्नी भी है और उसके बच्चे भी हैं। नाउ ही कम्स टू सिटी, शहर में आ गया, शहर में आके किसी कंपनी में नौकरी लग गया। नाउ ही कम्स इन कांटेक्ट विद द गर्ल, एक लड़की के संपर्क में आया। नाउ ही पोजेज हिमसेल्फ टू बी अनमैरिड, अब वो अपने को अविवाहित होना पोज करता है,
एंड दैट गर्ल रिलाइज अपॉन हिम, वो उसके ऊपर भरोसा करती है और वो दोनों मिलकर के शादी कर लेते हैं। तो देखो, लड़की को पता ही नहीं है, शी इज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्टम ऑफ हिज ऑलरेडी मैरिड वन, इस तथ्य की जानकारी उसको नहीं है। तो वो बोनाफाइड है, वो सद्भावना से वो उस पुरुष से शादी कर लेती है। तो उस लड़की की तो है पहली शादी और लड़के की दूसरी शादी होने के कारण से दिस मैरिज इज एब इनिशियो नल एंड वाइड, ये प्रारंभ से ही शून्य और अकृत है ये शादी। इट हैज गॉट नो लीगल एग्जिस्टेंस विद इन द मीनिंग ऑफ इंडियन पिनल कोड एंड भारतीय न्याय संहिता, ये द्विविवाह का अपराध है। तो ऐसे में तो लड़की ने जब उनकी वेडिंग नाइट होती है या जो भी सेरेमनीज होती है, तो शी सबमिटेड हरसेल्फ इन दैट बिलीफ दैट ही इज माय लॉफुल हस्बैंड, और उसको पता है कि मैं इसका पति नहीं हूं। क्यों पति क्यों नहीं हूं? कि मेरे तो पत्नी पहले से ही घर पे है, मेरे बच्चे भी घर पे बैठे हैं। और ऐसे में वो महिला अगर अपने को सौंप देती है और वो उसके साथ सेक्स करता है, तो दिस इज बलात्कार। ये भूपेंद्र सिंह वर्सेज यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिस इज नथिंग एल्स बट ऑफेंस ऑफ रेप ऑन द पार्ट ऑफ दिस मैन। वाई? बिकॉज ही कंसील्ड द फैक्ट ऑफ हिज बीइंग मैरिड, ऑलरेडी मैरिड वन, और उस महिला को जानकारी नहीं थी। तो ये तो हुआ एक। और दूसरे में अब इसको और उदाहरण से समझ लो कि एक लड़की है जो एक लड़के के साथ किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, और लड़का जो है ना गैर हिंदू है। वो गैर हिंदू होकर के अपने को पोज करता है हिंदू होना, हिंदू होना पोज करता है। और वो हिंदुस्तान में 5 धर्म के लोग रहते हैं, तो हिंदू के अलावा वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, और ही पोजेज हिमसेल्फ टू बी ए हिंदू, और वो लड़की जो है ना उसके ऊपर भरोसा करती है, और वो दोनों जो है ना हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी कर लेते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि दैट लॉ अप्लाइज टू टू हिंदू पीपल, ब्राइड एंड ग्रूम बोथ मस्ट बी हिंदू। दूल्हा और दुल्हन दोनों क्या होने चाहिए? हिंदू होने चाहिए। तो उनका विवाह जो है ना, द मैरिज विच इज टू बी सोलमनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस प्रोवाइडेड इन हिंदू मैरिज एक्ट 1955, अदरवाइज वो तो स्पेशल मैरिज एक्ट में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कैसे किया? उस लड़के ने गैर हिंदू होते हुए भी उस लड़की से शादी की। अब वो गैर हिंदू होकर हिंदू रीति रिवाजों से दिस इज सोलमनाइजेशन ऑफ द मैरिज, दिस मैरिज इज नॉट ए लीगल मैरिज विद इन द मीनिंग ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ये विवाह विवाह नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में दैट girl that is in capacity of the wife, she submits herself and he performs a sex, this is offense of rape on the part of that groom. Why? Because he posed himself to be a Hindu and literally he was not a Hindu. और विवाह का अनुष्ठापन, विवाह जो है ना 1954 के जो है ना विशेष विवाह अधिनियम के अधीन ना करके हिंदू विवाह अधिनियम के रीति रिवाज के अनुसार किया, सप्तपदी गमन किया था, या जो भी वहां पे जिस तरह का रिवाज जो अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंगली किया था। दिस कैन नॉट बी सेड टू बी ए प्रॉपर मैरिज इन द आई ऑफ लॉ। समझ रहे हैं आप? तो ये बातें हैं। तो देखो ये दिस इज सेटिस्फैक्शन ऑफ क्लॉज नंबर 4 कि कोई पुरुष तो ये जानता है कि ये मेरी पत्नी नहीं है, और महिला अपने आप को समर्पित कर देती है उस पुरुष को इस भरोसे कि ये मेरा विधिपूर्ण पति है, और वो ये विश्वास करती है कि ये मेरा पति है, और वो जो सेक्स उसके साथ कर लेगा तो दिस इज गोइंग टू कमिट एन ऑफेंस ऑफ रेप। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब आता है उस महिला की सम्मति से, जब ऐसी सम्मति देने के समय वह चित्त विकृति या मत्तता के कारण, तो देखो दो बातें आ गई। वुमन इज ए वुमन ऑफ, शी इज ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, और शी इज इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, दोनों बातें आ गई। हमने धारा 90 का भी जो मैं उदाहरण दिया था आपको आईपीसी में, उसमें लिखा है कि आपने उस व्यक्ति से सम्मति ले ली जो नशे में है, उस व्यक्ति से सम्मति ले ली जो मत्तता में है, जो उन्मत्त है ना। तो या तो पागलपन में है, विकृत चित्त, तो चित्त की विकृतता और मत्तता, तो नशे में होना या विकृत चित्त होना, या फिर मैन इज गोइंग टू एडमिनिस्टर्ड ए पर्टिकुलर सब्सटेंस दैट इज स्टूपिफाइंग, है संज्ञा शून्यकारी कोई पदार्थ उस महिला को दे दिया उस पुरुष ने खुद ने। ठीक है ना? तो ये तीसरी परिस्थिति हो गई। तो संज्ञा, या फिर कोई अनहोलसम सब्सटेंस जिसको अस्वास्थ्यकर कोई पदार्थ कहते वो दे दिया। अब उसके कारण से it is not okay on the part of that woman, and she is not in position to understand the act for which she is consenting. She is not aware of the nature of the act and consequence thereof.
वही बातें होती हैं जो पागलपन की और नशे की होती है। उस महिला को पता ही नहीं है कि मैं जिस बात के लिए सहमति दे रही हूँ, उस कार्य की प्रकृति क्या है, उसका परिणाम क्या होगा, और चारों में से कोई एक बात है, या तो महिला नशे में है, नहीं तो महिला पागल है, नहीं तो उस पुरुष ने खुद ने उसको कोई संज्ञा शून्यकारी कोई जो है ना कोई सब्सटेंस खिला पिला दिया है, और नहीं तो कोई अनहोलसम कोई अस्वास्थ्यकर कोई जो चीज है ना उसको पदार्थ दिए जाने। देखो उस महिला की सम्मति से, जबकि ऐसी सम्मति देने के समय वह चित्त विकृति या मत्तता के कारण उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संवेदन शून्य करने वाला या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण उस बात की प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है, उसके बारे में वह सम्मति देती है। तो दीज ऑल आर द केसेस ऑफ कंसेंट, बट लिटरली इट इज ए मैटर ऑफ नॉन कंसेंट। ये सहमति सहमति नहीं होती, क्योंकि सहमतियां सारी टेंटेड हैं, ये सारी दागदार सहमतियां हैं। समझ रहे हो ना आप? नेक्स्ट। अब देखो, अब इसमें स्पष्टीकरण आ गया है। सीधा ये स्पष्टीकरण दो कैसे आया? सम्मति से कोई स्पष्ट स्वैच्छिक सहमति अभिप्रेत है। मैंने आपको क्या कहा कि देयर मस्ट बी एन अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द वुमन, तभी वो सहमति सहमति कहलाएगी। कंसेंट मीन्स व्हाट? कंसेंट मीन्स एन अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट व्हेन द वुमन बाय वर्ड्स, शब्दों के द्वारा या भाव भंगिमाओं के द्वारा या एनी फॉर्म ऑफ वर्बल, मौखिक या अमौखिक तरीके से वो उसको संसूचित कर देती है कि सी इज रेडी, सी इज रेडी, सी इज ए कंसेंटिंग पार्टी एंड सी इज पार्टिसिपेटिंग। तो कैसे? शब्दों के द्वारा, संकेतों के द्वारा, भाव भंगिमाओं के द्वारा, बट इट मस्ट बी प्योरली अनइक्विवोकल voluntary agreement on the part of the woman, then consent can be said to be a proper consent. Okay, this is the explanation. अब देखो, परंतु ऐसी महिला के बारे में जो प्रवेशन के कृत्य का भौतिक रूप से विरोध नहीं करती है, मात्र इस तथ्य के कारण यह नहीं समझा जाएगा कि उसने लैंगिक क्रियाकलाप के लिए सम्मति। मैंने आपको इंसेप्शन में, शुरुआत में बता दिया था कि it is not open to any person to constitute the meaning so far as act on the part of the woman is concerned, that she is not going to resist, she is not going to protest. वो उसका जो है ना भौतिक रूप से विरोध नहीं कर रही है, विरोध नहीं करने मात्र से इट इज नॉट ओपन टू एनी अदर पर्सन टू ड्रॉ एन एनी एडवर्स मीनिंग दैट शी इज रेडी, नो, है ना? तो इसलिए पहले वाली बात सेटिस्फाई होनी चाहिए। प्रोवाइजो ये कहता है merely because she is not putting any resistance on that didn't on that behalf, on for that very sake it is not open to any person to draw any adverse meaning कि ये जो है ना कंसेंटिंग पार्टी है, ये मैं जो कर रहा हूँ, मैं पेनिट्रेट करने का जो कार्य कर रहा हूँ, इसका ये विरोध नहीं कर रही है। इसका मतलब आप जो है ना उसकी सहमति प्रदान कर देने की बात को समझ नहीं सकते, कर नहीं सकते। फिर देखो, फिर अगला है, उस महिला की सम्मति से या उसके बिना, जब वह 18 वर्ष से कम है। ये उम्र वाला लफड़ा बहुत भारी चला है। देखो मेरे को जब तक अगर याद है, तो जो पहले ही पहले जब आईपीसी बनी थी ना, तो शुरुआत में ये उम्र 10 साल रखी गई थी। तो आईपीसी प्रवर्तन में आई 1 जनवरी 1862 को। उसके बाद में 1891 में संशोधन हुआ था और उम्र को बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी। फिर उसके बाद में संशोधन हुआ था 1925 में, उस उम्र को बढ़ा के 14 साल कर दिया गया था। फिर संशोधन हुआ था 1949 में, उस समय उम्र को बढ़ा करके 16 साल कर दिया, और अब 2013 में 18 कर दिया। कितना कर दिया? 18। और ये 18 कर दिया इसके मामले में, और वो जो पति के मामले में जो एक्सेप्शन है ना, और जो उसको ध्यान में रखना आप, पति के मामले में ये जो बहुत ही वेल नोन केस है, आप इस केस को स्टडी करना, है ना। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का मामला है, उसमें पॉक्सो से मिलान करके और ये
भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में पति के नाम पर जो पत्नी नॉट बिलो द एज ऑफ 15 इयर्स वो था, और पॉक्सो में 18 वर्ष से नीचे का बालक माना जाता है, वो 15 से नीचे की, और यहाँ पे बलात्कार में जनरल औरत के लिए, लड़की के लिए रखा था बिलो 16, और पत्नी के लिए रखा था बिलो 15। ये सब जो है ना गड्ढमड करने वाली बात थी। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि इट इज रिक्वायर्ड टू बी चेंज, अदरवाइज वी आर एम्पावर्ड अनफ टू मेक सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस so far as this sort of discrimination is concerned, so far as age of the woman is concerned in regard to these offenses। पॉक्सो भी दंड विधि है और ये भी दंड विधि है, और इनमें उम्र अलग अलग थी। तो ये देखो 18 साल से कम की लड़की, whether she consent or she does not consent, in both the events there is offense of rape। क्योंकि मान के ये चला जाता है कि 18 से कम उम्र की लड़की जो है ना, वो अपना शी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉस एंड कॉन्स, है ना, वो अपने कार्य का आगा पीछा सोचने की स्थिति में होती ही नहीं है। इसलिए वो सहमति दे तो भी बलात्कार, सहमति ना दे तो भी बलात्कार। देयरफॉर इन अदर वर्ड्स इट इज कॉल्ड स्टेच्यूटरी रेप। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं सांविधिक बलात्कार, इसको कहते हैं कानूनी बलात्कार, जिसमें लड़की 18 साल से उम्र में कम है, वो अगर सहमति देती है तो भी बलात्कार, और वो ना करे तो भी बलात्कार। इन बोथ द इवेंट्स देयर इज ऑफेंस मेड आउट ऑन द पार्ट ऑफ द मैन हु इज गोइंग टू कमिट एन एक्ट अफोर्डसाइड इन 4 क्लॉजेस। भले ही उसने क्या दी है लड़की ने, सहमति है कितनी, 18 से कम, 18 से कम। और जो मैंने आपको बताई है ना ये सारी सटीक बातें कि देखो उम्र के बारे में उत्तरोत्तर आईपीसी बनी तब से अब तक में इतने परिवर्तन हुए हैं, और ये 2013 का जो है ना दंड विधि संशोधन अधिनियम जो था उसमें इसको चेंज करके और ऐसा कर दिया है। ठीक है। अब देखो ये तो कितनी है, 18 वर्ष से कम आयु की, और ये संशोधन करने से पहले कितनी थी, 16 से कम। और पति के बारे में था कि पति अपनी पत्नी के साथ में, देखो जैसे ही एक लड़का और लड़की शादी करते हैं ना, शादी करके ही उनके कुछ अधिकार और दायित्व पैदा होते हैं। दिस इज वन ऑफ द राइट्स, दैट इज द कॉन्जुगल राइट। कॉन्जुगल राइट दैट इज टू हैव ए सेक्स विद वाइफ, टू सेक्स विद हस्बैंड, ये इनका दाम्पत्य अधिकार है। तो दाम्पत्य अधिकार में तो वेदर देयर इज ए फोर्सफुल पेनिट्रेशन इज देयर और अगेंस्ट हर विल और विदाउट हर कंसेंट, ये सारी बातें मैरिटल रेप में लागू नहीं होती है ना। पर उसमें एज में था कि if she is below 15 years in age, in that event there is a offense of rape on the part of husband, और उसमें 2 साल की ही सजा हुआ करती थी। और अभी ये जो है ना इसको परिवर्तन करते करते नाउ ईच एंड एवरी वुमन एंड इट्स एज इज ऑन इक्वल फुटिंग। तो अब पत्नी भी है 18 से कम, और ये जनरल वुमन है वो भी 18 से कम। तो पत्नी अगर 18 से कम की है और उसके साथ में जोर जबरदस्ती सेक्स अगर हस्बैंड ने किया तो ऑफेंस ऑफ रेप माइट बी देयर, ये समझने की बात है। ठीक है। और चौथा जो सातवीं परिस्थिति है कि वह महिला सम्मति देने में असमर्थ है, शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट हर कंसेंट। तो कोई भी कारण हो सकता है, वो बीमारी के कारण या किसी भी और, मतलब इसके बारे में कोई रीजन नहीं बता रखा, कोई भी ऐसा कारण जिसकी वजह से शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट हर कंसेंट टू द मैन इन सच ए सिचुएशन इफ एनी एक्ट इज डन ऑन द पर्सन ऑफ द वुमन बाय द मैन under any of the 4 clauses aforesaid A, B, C, D, in such a situation he is going to commit an offense of rape on the person of the woman, she is unable to communicate her consent। okay, अब देखो अभी लिखता है for the purposes of this section vagina shall also include labia majora। देखो मैं एक बात बताऊं, जो पढ़ी लिखी लड़कियां महिलाएं होती हैं और अगर कोई महिला डॉक्टरों वगैरह के संपर्क में वगैरह आती है ना, अब यहाँ पर तो इन्होंने मेडिकल साइंस को पूरा खोल के यहीं डाल दिया है ना। अब फीमेल जो जेनिटल है उसमें वेजाइना इज नथिंग बट ए कैनाल, कैनाल फॉर रिप्रोडक्शन दैट लीड्स टू द माउथ ऑफ द यूट्रस, है ना, वो वेजाइना है। अब ये वेजाइना को इन्होंने एक्सपांड कर दिया फॉर द पर्पज ऑफ ऑफेंस ऑफ रेप। If man is going to penetrate his penis into the vagina of the woman in such a situation, ये देखो this is labia majora is outer portion of the genital of the woman that is called external genitalia। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है उसमें कहीं पर भी वेदर वल्वा इज देयर, प्यूडेंडा इज देयर, प्यूब इज देयर, wherever he puts and he does it in such a situation it is called that this is amounting to penetration to any extent that is slightest one, that is slightest one। तो ये ऐसा कितना भी कोई भी हो सकता है। ठीक है।
अब स्पष्टीकरण है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए योनि के अंतर्गत वृहत भगोष्ठ भी आते हैं। तो लेबिया मेजोरा दैट इज ए पार्ट। ओके। अब ये लिखता है किसी चिकित्सीय प्रक्रिया या अंतः प्रवेशन से बलात् संगठित नहीं होगा। डॉक्टर अगर किसी भी चीज की, महिला के किसी भी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए उसके कोई प्राइवेट पार्ट में किसी भी चीज को इंसर्ट करेगा तो वो बलात्कार का गठन नहीं करेगा। फिर लिखता है किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन या लैंगिक कृत्य बलात्संग नहीं है यदि वह पत्नी 18 वर्ष से कम आयु की नहीं है। ठीक है। नाउ दिस इज सेक्शन नंबर 64। तो आज अपना ये इतना हो गया दोस्तों। बलात्कार के अपराध की परिभाषा हमने बहुत अच्छे से सलीके से पढ़ ली। कल मैं आपके साथ में कुछ केस लॉज के बारे में बात करते हुए वी विल बी प्रोसीडिंग विद द मैटर इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ओके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।